हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं राजकुमारी मीरा की कहानी। चैप्टर 17। इन सब बातों से अनजान मीरा जंगल के बीचों बीच एक सुंदर नदी के पास बैठी अपने मन को शांत कर रही थी। अचानक मीरा के दिल में फिर से घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ हो क्या रहा है। वह जब से राजकुमार सूर्य से मिली थी तभी से उसका मन इतना विचलित क्यों हो रहा था। तभी लुक्स की आवाज से मीरा अपने ख्यालों के बाहर आई। बॉस, आप किस चीज के लिए इतना परेशान हो रही हैं? जिसे सुन मीरा ने सामने बहती नदी को देखते हुए कहा, पता नहीं लुक्स, परंतु आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। यहाँ सूर्यगढ़ के राजकुमार में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। उसका मुझे देखना, मुझे छूना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस राजकुमार से मुझे एक बैड फीलिंग आ रही है। जिसे समझते हुए लुक्स ने मीरा से कहा, मैंने जितना इस राजकुमार के बारे में पता लगाने की कोशिश की है वह सब बहुत कम है। मुझे लगता है अब मुझे राजकुमार सूर्य की पूरी जानकारी निकालनी होगी। जिसे सुन मीरा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए सोचा उसे अब राजकुमार सूर्य से दूर ही रहना था। उसने सूर्य के ख्यालों को अपने दिमाग से झटका और लुक से सवाल किया, मुझे कब तक अपने दूसरे तत्व की शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी? मैं ज्यादा समय इस राज्य में नहीं रुकना चाहती। जिसे सुन लुक्स ने हैरानी से कहा, बॉस, आप कहीं जाने की योजना बना रही हैं? मीरा कुछ समय चुप रही और फिर बोली, हाँ, अगर मुझे शक्तियाँ प्राप्त करनी है और अपने आप को ताकतवर बनाना है तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे यहाँ से निकलकर इस पूरी दुनिया को जानना है। हो सकता है मुझे खुद से भी ज्यादा शक्तिशाली बुद्धिमान लोग मिल जाए। मुझे नहीं लगता यहाँ अब मेरे लायक कुछ भी ऐसा है जिसके लिए मुझे यहाँ रुकना चाहिए। मुझे राजा और उसके परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिन्होंने कभी अपनी बेटी को समझा नहीं, उसे मान सम्मान नहीं दिया, ऐसे लोगों के साथ मेरा ज्यादा दिनों तक रहना ठीक नहीं है। लुक्स चुपचाप मीरा की बातें सुनता रहा। कुछ समय बाद मीरा ने बोलना बंद कर दिया। तभी लुक्स को कुछ याद आया। उसने मीरा से कहा, बॉस, अगर आपको अधिक शक्तियाँ और ट्रेनिंग चाहिए तो आपको यहाँ के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में दाखिला लेना चाहिए। जिसे सुन मीरा ने पूछा, शिक्षा केंद्र? हाँ, यहाँ बहुत सी ऐसी एकेडमी है जिसे आप एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। तो यहाँ क्या मॉडल दुनिया की तरह स्कूल भी हैं? जिसे सुन लुक्स ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मॉडर्न दुनिया में स्कूल होते हैं, पर यहाँ के स्कूलों में जादू से संबंधित शिक्षा नीति सिखाई जाती है। यहाँ सभी के पास शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का सही ढंग से प्रयोग करना यही स्कूल सिखाते हैं। लुक्स की बातें सुन मीरा का ध्यान राजकुमार सूर्य से हट गया। उसने उत्सुकता से लुक्स से पूछा, तो यहाँ कितने स्कूल हैं? लुक्स ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, वैसे तो यहाँ पर छोटे छोटी बहुत से स्कूल हैं, पर यहाँ 3 सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्कूल भी हैं, जिसे बहुत से महान लोगों ने शिक्षा प्राप्त कर प्रसिद्धि प्राप्त की है। अच्छा, और कहाँ है ये स्कूल? मीरा ने लुक्स से सवाल किया। लुक्स ने जवाब देते हुए कहा, पहली एकेडमी सूर्यगढ़ राज्य में है, जिसका संचालन सूर्यगढ़ के राज परिवार करता है। यह तीसरे दर्जे की एकेडमी है। इस एकेडमी में आपके परिवार के कई लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है और अब तो राजकुमारी श्रद्धा और उनकी 2 छोटी बहनें इन्हीं एकेडमी में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। दूसरी एकेडमी समुद्रगढ़ राज्य में है। यह राज्य पानी के अंदर बसा हुआ है। यह प्रसिद्धि में दूसरे स्थान पर है, जिस तक पहुंचना काफी मुश्किल है। इसमें आपका सबसे बड़े भाई राजा के पहले बेटे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी इस राज्य में बहुत इज्जत की जाती है। तभी मीरा ने लुक्स से पूछा, और पहले नंबर वाली एकेडमी कहाँ है? जिसे सुन लुक्स कुछ देर शांत रहने के बाद आगे बोला, यह एकेडमी सबसे प्रसिद्ध और उच्च और छिपी हुई एकेडमी है, जिस तक पहुँचने के लिए किस्मत और शक्ति दोनों का ही होना आवश्यक होता है। आसपास के किसी भी राज्य में कोई भी इस एकेडमी तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ प्रसिद्ध लोगों ने ही यहाँ शिक्षा प्राप्त की है। यह एकेडमी भ्रम के जंगलों को पार कर उसकी एक ऊंची चोटी पर बादलों के बीच में स्थित है, जिस तक पहुंचना नामुमकिन है। आज तक कई लोगों ने यहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया है, परंतु उन सभी की या तो मृत्यु हो गई या वो सब लोग गायब हो गए। किसी को नहीं पता वो लोग कहाँ गए। लुक्स की सारी बातें सुन मीरा हैरान थी। उसे पता ही नहीं था कि इस दुनिया में ऐसी भी कोई जगह है जहाँ तक पहुँचना लोगों के लिए नामुमकिन है। उसे यह जानकर भी काफी हैरानी हुई थी कि मीरा के परिवार के सभी सदस्य
शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगह पर गए थे, तभी उसने लुक से सवाल किया, जब राज्य परिवार के सभी सदस्यों को शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए बाहर भेजा गया है तो मीरा आज तक बाहर क्यों नहीं गई? माही ने मीरा की यादों में कभी किसी स्कूल या ट्रेनिंग के बारे में नहीं देखा था। लुक्स ने जवाब देते हुए कहा, इन सभी एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास किसी तत्व की शक्ति होना आवश्यक है और राजकुमारी मीरा के पास किसी भी तत्व की शक्ति नहीं थी। उनकी शक्तियों को पहले ही नष्ट कर दिया गया था, जिस वजह से उनकी शक्तियाँ कभी जागृत ही नहीं हुई। जिसे सुन मीरा ने पूछा, किसने किया था यह मीरा के साथ? महारानी संतोषी ने। जब मीरा 5 बरस की थी तभी महारानी संतोषी ने मीरा को एक जहर दिया था, जिस कारण मीरा की शक्तियाँ कभी जागृत ना हो पाई। यहाँ सभी की शक्तियाँ जागृत होने की एक खास उम्र होती है, परंतु राजकुमारी मीरा की शक्तियाँ उनकी उम्र से पहले ही जागृत हो गई थी, जो महारानी को रास नहीं आया। जिसे सुन मीरा ने गुस्से में कहा, इस मोटी औरत की प्रॉब्लम क्या है? क्या यह हर समय पर मीरा के पीछे पड़ी रहती है? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर जहाँ तक मुझे मेरे सोर्स से पता चला है, महाराज तेज प्रताप सिंह अपनी दूसरी पत्नी यानी मीरा की माँ से अत्यधिक प्रेम करते थे। महारानी के साथ उनका राजनीतिक विवाह हुआ था, परंतु मीरा की माँ से उन्होंने प्रेम विवाह किया था, जिस वजह से वह अपना सारा समय अपनी दूसरी पत्नी को दिया करते थे। मुझे पता चला है कि मीरा की माँ की मृत्यु भी कहीं ना कहीं महारानी ने करवाई थी। जब वह गर्भवती थी तो महारानी ने उन्हें एक खास तरह का जहर दिया था, जिससे मीरा और उसकी माँ की वही मृत्यु हो जाए, परंतु मीरा इस हादसे में बच गई। मीरा की सारी कहानी सुन आज पहली बार माही की आंखों में आंसू आए थे। उसे नहीं पता था कि मीरा क्यों इस तरह डरी सहमी रहती थी, पर शायद आज माही को इसका कारण भी पता चल गया था। उसे बड़ी रानी और श्रद्धा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपने मतलब के चलते किसी की जान ले ले। हाँ, माही ने अपने पिछले जन्म में बहुत से लोगों को मारा था, पर उसने कभी किसी निर्दोष की जान नहीं ली। चैप्टर 19। मीरा के जीवन के बारे में जानने के बाद माही को महारानी और श्रद्धा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, बहुत शौक है ना इन माँ बेटियों को दूसरों के खिलाफ चाले चलने का? अब बस इंतजार करो मेरी चाल का। अगर मैंने तुम दोनों का जीवन नरक से बदतर न कर दिया तो मेरा नाम भी माही नहीं। मीरा का बदला तो मैं तुम लोगों से सुसमेत वापस लूंगी। कुछ तो चल रहा था माही के दिमाग में इस समय, जो महारानी और श्रद्धा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला था। अब आगे अगली सुबह मीरा को महाराज के दिए हुए आदेश के बारे में पता चला, पर इन सब से मीरा को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो यह अच्छा ही था कि वह राजा और उसके परिवार से दूर ही रहे। इस बहाने उसे राजकुमारी सूर्य की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। मीरा के यहाँ कुछ दिन बहुत अच्छे निकले। उसे ना तो राजा के परिवार का सामना करना पड़ा और ना ही राजकुमार सूर्य की शक्ल देखनी पड़ी। इन कुछ दिनों में मीरा अपने कक्ष में रहकर अपनी ट्रेनिंग को ही सारा समय दे रही थी। इन कुछ दिनों में मीरा ने अपनी शक्तियों को काफी मजबूत कर लिया था। उसके वायु तत्व की शक्ति अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी और अब वह अपने दूसरे तत्व को बढ़ाने में लगी हुई थी। मीरा को लुक्स की मदद से यह भी पता चल गया था कि राजकुमार सूर्य मीरा का राज जान गए हैं। जिस समय राजकुमार मीरा का पीछा कर रहे थे, उस समय मीरा को किसी का अपने पीछे होने का आभास हुआ था। इसलिए मीरा ने लुक्स की मदद से यह पता लगाने की कोशिश की आखिर उसका पीछा कौन कर रहा है, जिससे मीरा को राजकुमारी सूर्य के बारे में पता चला, जिस कारण मीरा ने कुछ दिनों तक बाहर जाना बंद कर दिया। अगर वह बाहर जाती तो पक्का उसे राजकुमार सूर्य का सामना करना पड़ता। आज की सुबह भी रोज की तरह ही थी। मीरा अपनी आंखें बंद किए हुए अपने ध्यान में बैठी हुई थी। वह रोशनी की दुनिया में जाकर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। तभी अचानक मीरा के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे सुन मीरा का ध्यान टूट गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा और कहा, अंदर आ जाइए। जिसे सुन दरवाजा खुला। तभी दरवाजे के बाहर से 3 लोग मीरा के कक्ष में आए, जिन्हें देखने की उम्मीद मीरा को बिल्कुल नहीं थी। वह बहुत हैरान थी, पर उसने यह बात अपने चेहरे पर नहीं आने दी। सामने महाराज तेज प्रताप सिंह, बड़ी रानी और
उसके पीछे छोटी रानी सुलोचना थी। मीरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह 3 लोग उसके कक्ष में किस लिए आए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी तो उसे राजा तेज प्रताप सिंह को देखकर हुई। मीरा की यादों से उसे इतना तो पता चल गया था कि महाराज कभी भी मीरा के कक्ष में नहीं आए थे, तो अचानक उनका ऐसे आना मीरा को कुछ खटक रहा था। मीरा ने ध्यान से सबके चेहरे के भावों को समझने का प्रयास किया। राजा के चेहरे पर थोड़ी चिंता और बेचैनी के भाव थे, वहीं महारानी के चेहरे पर नफरत और गुस्सा नजर आ रहा था। अपना सर झुकाए खड़ी तीसरी रानी थोड़ी घबराई और डरी हुई लग रही थी। उन्होंने अपने पल्लू को अपने हाथों से जकड़ा हुआ था, जिनसे उनकी घबराहट साफ समझी जा सकती थी। तीनों के चेहरे के भाव देखने के बाद मीरा को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, जिसे जानने के लिए उसे इन तीनों के बोलने का इंतजार किया। तभी राजा ने आगे आते हुए कहा, मीरा हमारी प्रिय बिटिया, आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं। वही राजा के मुंह से अपने लिए प्रिय बिटिया सुनकर मीरा को तो जैसे खून की उल्टी ही होने लगी थी। क्या यह बुढ़ा राजा अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दे सकता, जिसके कारण किसी को हार्ट अटैक आ सकता है? पर मीरा ने अपने भावों को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। मीरा के चेहरे पर इस समय शून्य भाव थे। उसने कुछ ना पूछा और ना ही कुछ कहा, जिसे देख राजा ने आगे अपनी बात कहते हुए कहा, हम आपके लिए राजकुमार सूर्य का रिश्ता लेकर आए हैं। वैसे तो हम आपका विवाह इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहते थे, परंतु जब से हमें पता चला है कि आप राजकुमार सूर्य को पसंद करती हैं, इसलिए हमने राजकुमार सूर्य से बात कर आपका विवाह उनके साथ तय करवाया है। जिसे सुन मीरा को एक बड़ा झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस सिचुएशन को समझे। सबको पता था कि कुछ समय पहले राजकुमार सूर्य और मीरा के बीच क्या हुआ था, और उसके बाद भी आज महाराज उसके लिए राजकुमार के विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। परंतु उनकी आंखें और उनकी जुबान दोनों ही अलग अलग बातें कर रही थी। उनकी जुबान बेशक यह बता रही थी कि उन्होंने मीरा के लिए राजकुमार से बात की है, परंतु उनकी आंखों में मीरा के रिश्ते की हाँ या ना का डर साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देख मीरा को यह समझने में थोड़ी सी देर नहीं लगी कि यह सभी बातें बेशक राजा कह रहे थे, परंतु यह शब्द राजकुमार के थे। मीरा को पता था कि राजा सूर्यगढ़ से कितना डरते हैं, इसलिए उनकी इतनी तो हिम्मत नहीं है कि राजकुमार के सामने कुछ ऐसा कह सके। तो तय था कि इस रिश्ते की बात जरूर राजकुमार सूर्य ने की है। मीरा शांति से राजा की बातें सुन रही थी। उसे इस तरह चुप देखकर महाराज ने महारानी की तरफ कुछ इशारा किया, जिसे समझ महारानी अपना मुंह बनाते हुए मीरा की तरफ बढ़ी। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, पुत्री, हमें पता है यह बात जानकर आप बहुत खुश होंगी, और आपकी खुशी ध्यान में रखते हुए हमने आपका और राजकुमार का विवाह 3 दिन बाद का रखवाया है। उस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। कुछ देर की शांति के बाद मीरा ने एक मुस्कान के साथ कहा, क्या आप लोग सत्य कह रहे हैं? क्या हमारा विवाह राजकुमार सूर्य के साथ होने जा रहा है? हमें यह रिश्ते से कोई भी परेशानी नहीं है, हमें यह रिश्ता मंजूर है। जिसे सुन सबने गहरी सांस ली। राजा छोटी रानी को अपने साथ इसलिए ही लाए थे कि अगर मीरा विवाह के लिए ना माने तो वह छोटी रानी की सहायता से मीरा को इस विवाह के लिए मना ले। चैप्टर 20। मीरा को इस रिश्ते के लिए हाँ करता देख महाराज, जो अभी तक परेशान थे कि कहीं मीरा इस रिश्ते के लिए मना न कर दे, उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक मुस्कान के साथ मीरा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हमें पता था हमारी पुत्री बहुत ही समझदार है। अब हम चलते हैं, हमें आपके विवाह की तैयारियां भी शुरू करवानी है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमसे मांग सकती हैं। अब आपको अपने कक्ष में रहने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप बाहर जा सकती हैं। जिसे सुन मीरा ने एक झूठी मुस्कान दी। कुछ समय बात कर वह तीनों लोग मीरा के कमरे से चले गए। तभी लुक्स की आवाज मीरा के कानों में आई, बॉस, आप यहाँ क्या करने जा रही हैं? आप जानती हैं ना राजकुमार सूर्य के इरादे क्या हैं आपको लेकर। मीरा, जो अभी तक शांत खड़ी थी, वह अचानक जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते मीरा अपने बिस्तर पर लेट गई। उसने ऊपर छत की तरफ देखते हुए हंसना बंद किया और एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, किसने कहा मैं शादी करने जा रही हूँ? जिसे सुन लुक्स ने ना समझे में कहा, अभी तो आपने विवाह के लिए हाँ किया। हाँ तो मैंने की है, पर विवाह किसका होगा यह तो विवाह का दिन ही बताएगा। जिसे सुन लुक्स ने इरिटेट होते हुए कहा, बॉस, क्या आप मुझे सही सही जवाब देंगी? क्यों आप बातों को गोल गोल घुमा रही हो? मीरा ने थोड़ा हंसते हुए कहा,
लुक्स, तुम्हें पता है ना, मेरे पास एक और शक्ति है कि मैं अपने सामने खड़े इंसान के मन की बात सुन सकती हूँ और उनको छूने से उनके विचार जान सकती हूँ। जिसे सुन लुक्स ने हामी भरते हुए कहा, परंतु वह शक्ति तो अभी जागृत नहीं हुई है। एक मिनट, क्या आपने अपनी इस शक्ति को जागृत कर लिया है? जिसे सुन मीरा ने हंसते हुए कहा, हाँ, कुछ समय पहले ही मैंने अपनी इस शक्ति को जागृत किया। और तुम्हें पता है, इसका पहला एक्सपेरिमेंट मैंने रानी पर किया, जिनकी यादों से मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि वह मेरा विवाह राजकुमार सूर्य से तो नहीं होने देंगी, और यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तुम जानते हो ना, श्रद्धा राजकुमार के प्यार में किस तरह पागल हो गई है। तुम्हें लगता है यह लोग इतनी आसानी से इस विवाह को होने देंगे? बस मुझे इन लोगों की चाल का इंतजार है, और उसे चाल में फंसने के लिए मैं बहुत बेकरार हूँ, क्योंकि उस चाल में फंसकर ही मैं इस राजमहल से भाग पाऊंगी। क्योंकि अगर मैंने इस विवाह के लिए मना किया तो राजकुमार सूर्य जरूर कुछ न कुछ चाल चलेंगे, जो अभी मेरी मौजूद शक्तियों के लिए अच्छी नहीं है। अभी मैं राजकुमार सूर्य का सामना नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ, रानी और श्रद्धा के जाल के जरिए मैं बहुत आसानी से यहाँ से निकल सकती हूँ। कुछ समय लुक्स से ऐसे ही बात करने के बाद मीरा फिर से अपने ध्यान में बैठ गई। वहाँ दूसरी तरफ जब राजकुमार सूर्य को यह पता चला कि राजकुमारी मीरा उनसे विवाह के लिए मान गई हैं, जिसे सुन वह बहुत खुश हुए। उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अचानक ही वह रुक गए और एक पागल आशिक की तरह उन्होंने अपने दाएं हाथ को चूमते हुए कहा, बस कुछ समय और, उसके बाद आप हमारी बाहों में होंगी राजकुमारी, और इन बाहों की कैद से हम आपको कभी आजाद नहीं होने देंगे। बस कुछ समय और प्रतीक्षा करें हमारी, इसके पश्चात आप हमारी होंगी। आपकी सुंदरता, आपका वह बेखौफ अंदाज, आपकी वह खूबसूरत आंखें सब हमारी होंगी। हम आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ कोई भी हमारे सिवाय आपको देख ना सके। यह सब कहते हुए वह किसी सनकी की तरह लग रहा था, जिसे देख युग को अब राजकुमारी मीरा के लिए डर लगने लगा था। उन्हें नहीं पता था कि सूर्य राजकुमारी मीरा के पीछे इतने पागल हो जाएंगे कि पागलों की तरह बर्ताव करने लगेंगे। युग सौर्य को इतना तो पता था कि अगर सूर्य को एक बार कोई चीज पसंद आ जाए तो वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन राजकुमारी मीरा के लिए उनका ये पागलपन युग को कहीं ना कहीं राजकुमारी के लिए चिंतित कर रहा था। राजकुमार युग शौर्य दिल के बहुत ही और सभ्य स्वभाव वाले व्यक्ति थे। शायद इसी वजह से उन्हें मीरा के लिए इतना बुरा लग रहा था। वही राजकुमारी श्रद्धा के कक्ष में सारे कक्ष की हालत खराब थी। कक्ष के हर एक वस्तु नष्ट हो गई थी। वही बिखरे हुए बिस्तर पर राजकुमारी श्रद्धा, जो इस समय किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी, वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे। उनकी आंखों का काजल बहकर उनके चेहरे पर आ गया था, जिससे उसका चेहरा और अधिक बदसूरत लग रहा था। उन्होंने अपने सारे गहने और वस्त्र को तहस नहस कर दिया था। वही श्रद्धा की सभी दासियां डर के मारे एक कोने में खड़ी थी। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजकुमारी के समक्ष जा सके। तभी राजकुमारी श्रद्धा के कमरे का दरवाजा खुला और महारानी संतोषी ने कक्ष की हालत देखकर एक गहरी सांस ली। तभी उनकी नजर श्रद्धा पर गई, जिसके हाथों में इस समय खून बह रहा था, जिसे देख वह घबरा गई। उन्होंने चिल्लाते हुए एक दासी को मलहम तैयार करने के लिए कहा और जाकर श्रद्धा को अपने सीने से लगा लिया। अपनी माँ के सीने से लगते ही श्रद्धा फूटकर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, माँ, यह सब उस छोटी चुड़ैल का किया हुआ है। वह राजकुमार के सामने इसलिए ही सज धज कर आई ताकि वह उन्हें अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनसे विवाह कर ले। माँ, अगर राजकुमार का विवाह मीरा से हुआ तो हम अपनी जान ले लेंगे। जिसे सुन महारानी संतोषी ने श्रद्धा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो पुत्री, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने देंगे। जिस तरह हम अपने प्रेम के लिए तड़पे हैं, हम तुम्हें तड़पने नहीं देंगे। और रही बात मरने की, मरेगी वो कुतिया जिसने मेरी बेटी की खुशियाँ छीनने की कोशिश की है। बरसों पहले उसकी माँ ने हमारा प्रेम छीना था और आज उसकी बेटी हमारी बेटी का प्रेम छीनने की कोशिश कर रही है। उस समय हम कुछ नहीं कर पाए थे, पर इस बार हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। यह कहते हुए रानी की आंखों में मीरा के लिए बेइंतहा नफरत थी। महारानी ने श्रद्धा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास नहीं है? हम उनका विवाह कभी भी राजकुमार से नहीं होने देंगे। राजकुमारी सूर्य का विवाह
आपके साथ ही होगा। उसने महारानी को गले लगाते हुए कहा, माँ, क्या आप सत्य कह रही हैं? क्या हमारा विवाह राजकुमार के साथ ही होगा? क्या हम ही सूर्यगढ़ की रानी बनेंगे? इस पर महारानी ने हामी भरी। विवाह का समय 3 दिन बाद का था। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्यदेव सिंह का विवाह भीमपुर के राजा की बेटी राजकुमारी मीरा से हो रहा था। यह खबर सभी के लिए चौंकाने वाली थी। सभी ने यही सुना था कि सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्यदेव सिंह राजकुमारी मीरा को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने भरी सभा में उनका अपमान किया। फिर अब राजकुमारी मीरा के साथ उनके विवाह की खबर, इस बारे में जानने के लिए सभी बहुत उत्सुक थे कि आखिर राजमहल में चल क्या रहा है। इसलिए सभी लोग विवाह समारोह में शामिल होना चाहते थे। महाराज तेज प्रताप भी बहुत खुश थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब उनका रिश्ता सूर्यगढ़ राज्य जैसे राज्य के साथ जुड़ने जा रहा है, जिनसे उनकी शक्तियों में और अधिक बढ़ोतरी हो गई। अब उन्हें अपनी बड़ी रियासत के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह सूर्यगढ़ जैसी एक बड़ी रियासत के रिश्तेदार बनने वाले थे, जिस वजह से उन्होंने अपने आसपास के सभी रियासतों, अपने मित्र, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी अपनी बेटी के विवाह का निमंत्रण भेजा। वह सभी को अपनी बढ़ती शक्तियाँ और वैभव दिखाना चाहते थे। राजमहल को बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से सजा दिया गया था। हर तरफ चकाचौंध से भरी रोशनी चमक रही थी। यह सभी तैयारी महाराज ने बहुत ही उच्च स्तर पर कराई थी, ताकि लोग उनका वैभव और शानो शौकत देख सके। वहीं दूसरी तरफ मीरा के कक्ष में मीरा इन 3 दिनों से अपने कक्ष से एक बार भी बाहर नहीं दिखाई दी। जब सारी औरतें उन्हें हल्दी और मेहंदी लगाने आई तो मीरा ने उन्हें हल्दी और मेहंदी से एक भयंकर बीमारी कहकर इन रस्मों को टाल दिया, जिसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने उसे प्रयोग करके भी दिखाया। जिसके बाद किसी ने भी उन्हें रस्मों के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की। वैसे भी महारानी इस विवाह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उन्होंने भी मीरा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बस किसी भी प्रकार इस विवाह को रोकने की योजनाएं में लगी हुई थी। आज विवाह का दिन था। मीरा अपने कमरे में अपने कुछ जरूरी सामान को एक बड़े से थैले में डाल रही थी। उसने अपने आगे आने वाले सफर में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं को उस थैले में डाल दिया। तभी उसने एक जादू स्टोरेज रिंग बाहर निकाली और अपना सभी सामान उसमें डाल दिया। यह स्टोरेज रिंग मीरा ने इन 2 दिनों में छुप छुप कर राजमहल से बाहर जाकर एक व्यापारी से उच्च दाम पर खरीदी, जिसमें मीरा का काफी धन लगा। पर अब मीरा को इस बात की शांति थी कि उसका धन सही जगह पर लगा है। उसने इस अंगूठी में पहले ही बाजार से खरीदी हुई कुछ वस्तुएं, कपड़े और खाने पीने का सामान डाल दिया था, परंतु अभी भी स्टोरेज अंगूठी में बहुत सा स्थान खाली पड़ा हुआ था, जिसमें मीरा और अधिक वस्तुएं डाल सकती थी। वैसे तो उसे यकीन नहीं था कि यह पुरानी अंगूठी उसके इतने काम आएगी। उसे लगा शायद उस व्यापारी ने उसे ठग लिया है, परंतु उसका प्रयोग करने के बाद मीरा को इस बात की शांति हुई कि उसने सही वस्तु को खरीदा है। उसने राजमहल से अपने जमा किए हुए कुछ पैसे, अपने कुछ कीमती हथियार जो उसने स्वयं बनाए थे, यही सब मीरा ने राजमहल से लिया था। उसने अपने वस्त्र और या किसी और आभूषण को हाथ नहीं लगाया, ताकि किसी को भी उस पर कोई शक न हो। वह अभी अपना सामान डाल ही रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई, जिसे सुन मीरा सतर्क हो गई। उसने जल्दी से सभी सामग्री को स्टोरेज अंगूठी में डाल दिया। तभी दरवाजा खुला। दरवाजे पर महारानी संतोषी और श्रद्धा खड़े थे। उनकी नजर सामने बैठे मीरा पर गई, जिसने एक सुंदर हैवी लहंगा पहना हुआ था, जिसके ऊपर उसके गले में एक बहुत ही कीमती मोतियों का हार, कानों में झुमके, माथे पर मांग टीका और नाक में एक सुंदर सी नथ। हल्के से मेकअप के साथ मीरा बहुत ही सुंदर और अद्भुत नजर आ रही थी। एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसको अगर कोई एक नजर देख ले तो वह अपनी नजरें हटाना ही भूल जाए। मीरा का यह रूप देखकर श्रद्धा का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने कदम जैसे ही आगे बढ़ाए, अचानक उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया, जिसे समझ श्रद्धा शांत होने की कोशिश करने लगी। उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए मीरा की तरफ देखा। महारानी ने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, मीरा पुत्री, आप आज इतनी खूबसूरत लग रही हैं, किसी की नजर ना लगे। इतना कह उन्होंने अपनी आंखों से काजल निकालकर मीरा को लगा दिया, जिसे देख मीरा बड़ी मासूमियत से मुस्कुराई। उसने मुस्कुराते हुए महारानी से कहा, क्या हम इतने अच्छे लग रहे हैं बड़ी माँ? आपकी तारीफों के लिए धन्यवाद। फिर उसने अपनी आंखों के कानों से श्रद्धा की तरफ देखा, जो अभी खुश होने की बहुत कोशिश कर रही थी।
जिसे देख मीरा ने कुछ सोचा। फिर उसने अपने गले की हार को महारानी को दिखाते हुए कहा, बड़ी माँ यह देखिए, यह राजकुमार ने हमारे लिए भेजा है। वह कह रहे थे कि हम इसमें बहुत खूबसूरत लगेंगे। देखिए उनकी पसंद कितनी अच्छी है। इतना कह मीरा शर्माने लगी। उसको इस तरह शर्माता देख श्रद्धा, जो अब तक अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी, वह गुस्से में पागल हो गई थी। वह आगे बढ़कर अभी उस हार को खींच के तोड़ना चाहती थी कि तभी महारानी ने एक बार फिर उसे पीछे की तरफ खींच लिया और अपनी आंखों से श्रद्धा को शांत रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, यह तो बहुत ही नायाब और खूबसूरत है। सच में राजकुमार आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। अरे हाँ, हम तो बातों बातों में भूल ही गए थे कि आपके लिए कुछ लाए हैं। इतना कह उन्होंने ताली बजाई, जिससे दो दासियां, जिनके हाथों में दो बड़ी सी थाल थी, वहां पर सर झुकाकर कमरे के अंदर आई और उसे थाल को वहां रखकर चली गई। उस थाल को देख श्रद्धा की आंखें चमक उठी। उसकी सारी गुस्सा और नफरत 1 मिनट में गायब हो गई। उसने आगे बढ़कर उस थाल से कपड़ा हटाते हुए अपने हाथ में एक कटोरी लेकर मीरा की तरफ बढ़ी। उसने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, मीरा तुम्हें बचपन से ही मूंग का दाल का हलवा बहुत पसंद है ना, इसलिए आज माँ ने खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से ये तैयार किया है। फिर थोड़ा उदास होते हुए कहा, हम आपको और ज्यादा प्यार और समय देना चाहते थे, परंतु अब लगता है हम वह भी नहीं कर पाएंगे। आज हमारी छोटी बहन का विवाह है, उसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगी, इसलिए हमने आखिरी बार आपके लिए बहुत प्यार से कुछ बनाया है। हमें पता है हमारे बीच बहुत गिले शिकवे रहे हैं, जिन्हें दूर करने के लिए हमने आज इस मीठे का सहारा लिया है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगी? अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मत खाना। इतना कह उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देख मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बड़ी बहन, यह आपने इतने प्यार से बनाया है, हम इसे मना कैसे कर सकते हैं। और वैसे भी मूंग दाल का हलवा तो हमारा पसंदीदा मीठा है। जिसे सुन श्रद्धा ने उस कटोरी को मीरा की तरफ बढ़ा दिया। मीरा ने खुशी खुशी उस हलवे को खाने लगी। वही महारानी और श्रद्धा की नजर मीरा पर ही बनी हुई थी। अपना काम होता देख दोनों के चेहरे, जो अभी तक उदास थे, उस पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मीरा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। चैप्टर 21 विवाह संपन्न हुआ। वहीं नीचे मंडप में राजमहल के बीचों बीच एक सुंदर भवन में मंडप को सजाया गया था। वह मंडप को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया था। मंडप चारों तरफ से सुंदर और मनमोहक फूल से सजा हुआ था, जिसके अंदर राजकुमार सूर्य सफेद रंग की शेरवानी पहने बैठे हुए थे। उनके सर पर एक लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। वह इस समय बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, जिन्हें देख आसपास की सभी राजकुमारियां दुखी हो रही थी। उन्हें राजकुमारी मीरा से बहुत जलन हो रही थी कि उन्हें इतने सुंदर और शक्तिशाली राजकुमार मिल रहे हैं। वही राजकुमार सूर्य के चेहरे पर आज एक मुस्कान बनी हुई थी, जो सभी को उनकी प्रसन्न होने का संकेत दे रही थी। तभी एक पुरोहित जी ने कहा, महाराज राजकुमारी को बुलाए। वही महाराज, जो अपने कुछ मित्रों के साथ ऊपर सिंहासन में बैठे हुए थे, उन्होंने एक दासी की तरफ देखा। तभी सीढ़ियों से पायल की आवाज आने लगी, जिसे सुन सबने ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा, जहाँ महारानी संतोषी और महारानी सुलोचना मीरा को ऊपर से नीचे लेकर आ रही थी। इस समय मीरा के चेहरे पर घूंघट था, जिससे उसका चेहरा देखना मुश्किल था। लाल कलर के जोड़े में वह बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। कई राजकुमारियों की नजरें मीरा के लहंगा पर टिक गई। वह लहंगा सच में बहुत ही नायाब और खूबसूरत था। वही राजकुमार सूर्यवीर सिंह की नजरें सीढ़ियों से आती मीरा से एक पल के लिए भी नहीं हटी। वह बिना अपनी पलकें झपकाए एकटक उस घूंघट में आती मीरा को देखे जा रहे थे। थोड़ी देर में मीरा को राजकुमार के साथ बिठा दिया गया। तभी पंडित जी ने वर और वधू को एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए कहा, जिसे सुन राजकुमार सूर्य और मीरा खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, जिसे देख पूरे भवन में सुंदर गुलाबी फूलों की बारिश होने लगी। यह नजारा बहुत ही भव्य और सुंदर नजर आ रहा था। पंडित ने दोनों को बैठने के लिए कहा और आगे की विधियां करने लगे। वही राजकुमार बार बार मीरा को देखने की कोशिश कर रहे थे। उनका बड़ा मन था दुल्हन को देखने का। तभी उनके मन में एक विचार आया और वह सामने की तरफ देखने लगे। उन्होंने खुश होते हुए मन में कहा, अब तो आप हमारी हैं, सारी जिंदगी हम आपको ही देखेंगे, बस कुछ समय और, उसके बाद आप और हम एक हो जाएंगे, फिर आप भी हमें आपसे कभी दूर नहीं कर पाएंगी। इतना सोच उसके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रही। कुछ समय में पुरोहित जी ने वधू के माता पिता को कन्यादान के लिए बुलाया।
जिसे सुन महाराज और महारानी ने मीरा का कन्यादान किया। इस समय महारानी की आंखों में थोड़े आंसू थे, जिन्हें उन्होंने जल्दी से छुपा लिया। वर और वधू अब फेरों के लिए खड़े हो जाए। इतना सुन मीरा और राजकुमार फेरों के लिए खड़े हो गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। कुछ समय में दोनों के सातों फेरे पूरे हो गए। पंडित जी ने एक थाल राजकुमार सूर्यदेव सिंह की तरफ बढ़ा दी, जिसमें मंगलसूत्र और सिंदूर था। राजकुमार ने राजकुमारी मीरा के गले में मंगलसूत्र पहनाया और घूंघट में ही उनकी मांग भर दी। एक बार फिर उन दोनों पर फूलों की बारिश हुई। तभी पंडित जी ने खड़े होते हुए कहा, यजमान, आपका और राजकुमारी मीरा का विवाह संपन्न हुआ। आज से आप 7 जन्मों के लिए पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध गए। अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले। जिसे सुन राजकुमार सूर्यदेव सिंह और राजकुमारी मीरा ने आगे बढ़कर महाराज तेज प्रताप सिंह और महारानी संतोषी का आशीर्वाद लिया। सभी ने एक एक करके राजकुमार सूर्य को विवाह के लिए बधाइयाँ दी। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए सभी की बधाइयों के लिए धन्यवाद कहा। राजकुमार युगशौर्य ने आगे बढ़कर सूर्य के गले लगाते हुए कहा, शादी मुबारक हो मित्र। सूर्य ने भी मुस्कुराते हुए शौर्य को धन्यवाद दिया। तभी शौर्य ने सूर्य को छेड़ते हुए कहा, अब आप हमारी भाभी का हाथ पकड़ सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब इतना कह शौर्य एक शरारती अंदाज में हंसने लगे। जिसे सुन राजकुमार ने अचानक मीरा का हाथ पकड़ लिया, जिसे देख उनके सभी मित्र उन्हें छेड़ने लगे। भवन के चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल बन गया, परंतु राजकुमारी मीरा का हाथ पकड़ते ही राजकुमार शौर्य के चेहरे की खुशी अचानक से फीकी पड़ गई। उन्होंने एक बार फिर राजकुमारी मीरा के हाथों को महसूस किया, जिन्हें महसूस कर उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। उन्होंने पीछे पलटकर झट से सामने खड़ी मीरा के घूंघट को हटा दिया, जिसे देख सब हैरानी से राजकुमार और फिर राजकुमारी की तरफ देखने लगे। अभी जो भवन हंसी खुशी और उल्लास से भरा हुआ था, अचानक उसमें मौत के समान सन्नाटा पसर गया। सब लोग चुपचाप बस राजकुमारी मीरा की दिशा में ही देखने लगे थे। राजकुमारी सूर्यदेव सिंह सामने खड़ी अपनी दुल्हन को देख रहे थे, क्योंकि यह लड़की राजकुमारी मीरा नहीं थी। लाल रंग के लहंगे में सजी दुल्हन, जिसके मांग में सूर्य के नाम का सिंदूर और गले में उनके नाम का मंगलसूत्र पहने राजकुमारी श्रद्धा खड़ी थी। वह अचानक राजकुमार के घूंघट खींचने से हैरान थी। उसने राजकुमार की तरफ देखा, जिनकी आंखें जो कुछ समय पहले खुशी और उल्लास से भरी हुई थी, अचानक गुस्से से लाल हो पड़ी। सामने खड़ी श्रद्धा को देखकर उनका चेहरा काला पड़ गया था, जिसे देख श्रद्धा ने जल्दी से राजकुमार का हाथ पकड़ते हुए कहा, राजकुमार, हमारी बात सुने, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, इसमें हमारी गलती नहीं है। श्रद्धा अभी इससे आगे कुछ कह पाती, तभी एक तेज थप्पड़ की आवाज पूरे भवन में गूंज गई, जिसे सुन सभी लोग अपने ख्यालों से बाहर आए। सबने जल्दी से आगे बढ़कर देखने की कोशिश की। सामने जमीन पर राजकुमारी श्रद्धा इस समय अपने मुंह के बल नीचे गिरी हुई थी। राजकुमार सूर्य का थप्पड़ इतना तेज था कि श्रद्धा उसे संभाल न सकी। उनके गले में पहने मोतियों का हार टूटकर बिखर गया। उनके होंठ फट चुके थे, जिनसे अब खून निकलने लगा, जिसे देख लोगों में बातें होने लगी। यह क्या? यह राजकुमारी तो मीरा नहीं है। हमने तो सुना था राजकुमार का विवाह राजकुमारी मीरा के साथ होने जा रहा था, तो फिर उनकी जगह उनकी बड़ी बहन श्रद्धा यहाँ क्या कर रही है? क्या तुमने सुना नहीं था कि राजकुमारी श्रद्धा भी राजकुमारी सूर्यदेव सिंह को पसंद करती हैं? पर बेचारे राजकुमार के साथ तो बहुत गलत हुआ। उनका विवाह तो राजकुमारी मीरा के साथ होने जा रहा था। ऐसे ही अनगिनत बातें भवन में चारों तरफ सुनाई देने लगी। यह आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। वही यह सभी आवाजें राजकुमार के कानों तक जा रही थी, जो उन्हें किसी तीर की तरह चुभ रही थी। उन्होंने गुस्से में फर्श पर गिरी राजकुमारी श्रद्धा की तरफ देखा और उनके पास जाकर उनके बालों को पीछे से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे राजकुमारी श्रद्धा की एक चीख पूरे भवन में गूंज गई। उसने दर्द से चिल्लाते हुए राजकुमार से कहा, राजकुमार, हमें छोड़िए, हमें बहुत कष्ट हो रहा है। आप हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं। आप अपनी पत्नी को ऐसे कष्ट कैसे पहुंचा सकते हैं? वही राजकुमार, जो गुस्से में अब पागल हो चुका था, उन्होंने एक बार फिर एक जोरदार थप्पड़ राजकुमार श्रद्धा के मुंह में मारते हुए कहा, किसकी पत्नी? तुम नहीं हो हमारी पत्नी। कहाँ है हमारी राजकुमारी मीरा? हमारा विवाह राजकुमारी मीरा के साथ होने वाला था और आप हमारी पत्नी नहीं है, समझिए आप। यह सब कहते हुए वह किसी सनकी पागल व्यक्ति की तरह लग रहा था, जो अपनी किसी कीमती चीज को खो जाने के बाद अपना आपा खो बैठा था। वही हाल अब राजकुमार सूर्य का हो रहा था। उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा कर अपने एक हाथ को अपनी गर्दन के पीछे ले जाते हुए एक डरावनी आवाज में कहा, अब हमें सिर्फ सच बताइए,
मेरी राजकुमारी कहाँ है? जिसे सुन श्रद्धा, जिसकी हालत राजकुमार के थप्पड़ों से काफी खराब हो गई थी, उसका एक तरफ का गाल पूरी तरह से सूज गया था। अब उसे राजकुमार से डर लगने लगा था। श्रद्धा को राजकुमार इस समय किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उनकी आंखों में देख सके। तभी राजकुमार ने एक बार फिर श्रद्धा के बालों को पकड़ तेजी से खींचा। इस बार श्रद्धा की आंखों में दर्द के आंसू निकलने लगे। उसने डरते हुए कहा, हमें नहीं पता, हमने बस उन्हें जहर दिया था। उन्हें वहाँ से कौन ले गया है, इस बात की हमें कोई खबर नहीं है। राजकुमार ने अपने दांतों को पीसते हुए एक बार फिर कहा, तो किसे पता है, अगर इस बार आपके मुंह से पूरा सच नहीं निकला तो हम आपकी इस जुबान को हमेशा हमेशा के लिए चुप कर देंगे। राजकुमार की ऐसी धमकी सुन श्रद्धा पूरी तरह कांपने लगी। अब उसे पूरा यकीन था कि अगर उसने सच नहीं बताया तो राजकुमार उसके साथ बहुत बुरा कर सकते हैं। उसने डरते डरते कहा, माँ को पता है, उन्होंने ही अपने सिपाहियों की मदद से मीरा को बाहर भेजा था। इतना सुनते ही राजकुमार ने श्रद्धा को वहीं फेंक दिया। वहीं श्रद्धा, जो इतने समय तक दर्द से तड़प रही थी, वह अचानक बेहोश हो गई। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वही महारानी, जो राजकुमार का ऐसा रूप देख इतना डर गई थी कि वह अपनी जगह पर जम गई। उन्होंने एक बार फिर श्रद्धा को बचाने की हिम्मत नहीं की। जब महारानी ने राजकुमार को अपनी तरफ आता देखा तो वह कांपने लगी। वह जल्दी से भागकर महाराज के पास गई और उनके पैरों में गिरकर उनसे अपने जीवन को बचाने की गुहार लगाने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा, महाराज, हमें बचा लीजिए, हम भीमपुर राज की महारानी हैं, हम आपकी धर्मपत्नी हैं, आपको हमारी रक्षा करनी होगी, कृपया हमें बचा लीजिए। हमें नहीं पता मीरा कहाँ है, वह शायद विवाह से बचने के लिए यहाँ से भाग गई। श्रद्धा भी छोटी है, वह डर गई है, उसे नहीं पता कि वह क्या बोल रही है। हमारा विश्वास करें, हमने मीरा के साथ कुछ नहीं, हमने राज्य की इज्जत बचाने की खातिर ही श्रद्धा को मंडप में बैठने के लिए कहा था। आपको पता है ना, हम राज्य की मान मर्यादा को बनाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, तो हम ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। हमारा विश्वास करें महाराज, हमें बचा ले। महारानी ने अभी इतना ही कहा था कि राजकुमार ने पीछे से आकर उन्हें बड़ी बेरहमी से पकड़ते हुए भवन के बीचों बीच फेंक दिया। राजकुमार ने जिस तरह महारानी को खींचा था, उससे महारानी को बहुत चोट लगी। ऐसे अचानक खींचना और अचानक गिरने से उनके सर से भी खून निकलने लगा। उनकी एक दर्द भरी चीख सभी लोगों के कानों में पहुंची। वहां पर खड़े किसी भी व्यक्ति में राजकुमार के खिलाफ जाने का साहस नहीं था। सभी राजकुमार सूर्यदेव सिंह की शक्ति के बारे में जानते थे। वह राजकुमार को इतना भयंकर रूप देखकर पहले ही डर चुके थे। किसी भी राजा या वहां आए लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजकुमार से दुश्मनी मोल लेकर महारानी को बचाए। कोई भी व्यक्ति सूर्यगढ़ राज से शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए सभी चुपचाप खड़े सामने हो रहे इस तांडव को देख रहे थे। कई लोग इस भयानक नजारे को देख नहीं पाए और उन्होंने अपनी नजरें नीचे कर ली। जो राजकुमारियां आज मीरा से ईर्ष्या कर रही थी कि उनका विवाह इतने महान राज्य के राजकुमार से हो रहा है, अब उन सभी को राजकुमार किसी राक्षस से कम नहीं लग रहे थे। जो राजकुमारियां आज तक उनकी तारीफें करते नहीं थकती, आज उन्हें राजकुमार के सामने होने से भी डर लग रहा था। राजकुमार ने सबकी नजरों को नजरअंदाज करते हुए महारानी की तरफ बढ़ते हुए पूछा, हमारी होने वाली रानी कहाँ है? हमारी मीरा कहाँ है? और अगर आपके मुंह से एक भी शब्द असत्य निकला तो हम आपकी नजरों के सामने ही आपकी बेटी, जिसके लिए आपने यह सब योजनाएं रची, अपने हाथों से उन्हें यहीं आपकी नजरों के सामने मार देंगे। वह रानी जो अभी बचने के लिए कोई योजना बनाने वाली थी, राजकुमार की बातें सुन बुरी तरह से डर से कांपने लगी। उन्हें डर था कि कहीं राजकुमार श्रद्धा को कुछ कर ना दे, क्योंकि आज यहाँ आए सभी लोग ने राजकुमार का पागलपन देख लिया था, जिससे वह इतना तो समझ गए थे कि वह अपने पागलपन के चलते किसी की भी जान लेने के लिए पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। इसलिए उन्होंने सत्य ही बताने का फैसला किया। उन्होंने डरते हुए कहा, हमने मीरा को जहर देकर काले जंगल के खतरनाक इलाके में डलवाने का आदेश दिया था। हमें नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। इतना कह वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अब अपनी बेटी के लिए डर लग रहा था। क्यों उन्होंने अपनी जिद में आकर एक राक्षस से उसका विवाह कराने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि राजकुमार इतने ज्यादा खतरनाक और निर्दयी इंसान हैं। वह बस अब अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकती थी। उन्होंने एक नजर राजा की तरफ देखा, जो राजगद्दी पर भूत बने बैठे बस एक टक महारानी को देखे जा रहे थे, जिन्हें देख महारानी ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें नीची कर ली।
वहीं महाराज जो आज सूर्यगढ़ राज्य से रिश्ता जोड़ने पर अत्यधिक प्रसन्न थे, उन्हें इस बात का आभास ही नहीं था कि उनके पीछे उनके परिवार में क्या हो रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि महारानी इतना बड़ा कदम उठा लेंगी। क्या जरूरत है उन्हें इतनी बड़ी योजना रचने की। उन्होंने कई बार महारानी को बताया था कि सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्यदेव सिंह कितने ज्यादा निर्दयी और खतरनाक है। वह बेशक लोगों के सामने एक सौम्य व्यक्ति दिखते हैं, परंतु जो लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं वह बता सकते हैं कि वह कितने ज्यादा खतरनाक और पागल इंसान हैं। महाराज को बस अब अपने राज्य और परिवार की चिंता होने लगी थी। उन्हें पता था कि अब सूर्यगढ़ राज्य और उनके राज्य के बीच एक बड़ी जंग हो सकती है, या हो सकता है राजकुमार सूर्य स्वयं ही उसके पूरे परिवार और राज्य को नष्ट कर दे। जिसे सोच सोच कर महाराज की हालत खराब हो रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंद आ गई थी। उनके हाथ बुरी तरह से कांपने लगे। उनके पैरों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वह अब इस परेशानी से कैसे लड़े और कैसे अपने परिवार और राज्य की रक्षा करे। वहीं महारानी से मीरा के बारे में जानने के बाद राजकुमार गुस्से में अपने सिपाहियों को बुलाकर उन दोनों को उनके खास कारागार में डालने के लिए कहा, जिसे सुन बहुत से काले कपड़े पहने व्यक्ति अचानक से पूरे राजमहल में फैल गए, जिन्हें देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। अब बस सभी लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे। राजकुमार ने एक गुस्से बड़ी दहाड़ लगाते हुए अपने सभी सैनिकों से मीरा की तलाश करने के लिए कहा। उन्हें किसी भी कीमत पर मीरा अपने पास चाहिए थी।